खुदकुशी की वजूहात को मजहबी एंगल से देखना चाहिए या मेडिकली? WHO के अदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि जी खुदकुशी के 79% वाक़यात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में होते हैं, जहाँ ज़हनी दबाव की सबसे बड़ी वजह मुआशी तंगी और समाजी रवैये हैं। एक माहिर नफ्सियात के तौर पर आप क्या समझते हैं कि जब एक शख्स मुआशी तौर पर टूट कर ऐसा कदम उठाता है तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? जी थैंक यू सो मच। पिछले ये एक डेढ़ हफ्ते से बहुत ज़्यादा बहस चल रही है इस डिसीजन आने के बाद। गालिब के शेर से स्टार्ट करते हैं कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। तो ये याद रखें कि जो इंसान यहाँ तक पहुँचा है ला महाला उसके पीछे कोई ना कोई साइकोपैथोलॉजी होगी। साइकोपैथोलॉजी क्या होगी या क्या साइकोपैथोलॉजी का क्या मतलब है कि उसका जहन की सोच अब हेल्दी नहीं रही, वो बीमारी की तरफ जा रही है या बीमारी से आगे निकल चुकी है। हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जिस तरह शुगर की कॉम्प्लिकेशन होती है गुर्दे फेल होना, शुगर की कॉम्प्लिकेशन होती है पाँव का खराब होना, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन होती है फॉलेज। जितनी मेंटल इलनेसेस हैं उनमें से बेशतर की कॉम्प्लिकेशन जब वो इलाज नहीं होता तो वो खुदकुशी है जी। और बहुत सी दफ़ा इंसान के हाथ में नहीं होता। कई दफ़ा साइकोसिस के पेशेंट को कानों में आवाज़ें आती हैं कि अपनी जान ले लो। कई दफ़ा डिप्रेशन के साथ साइकोसिस होता है कि मैं तो मर चुका हूँ, मुझे अपनी बॉडी को जलाना है। कई दफ़ा बाइपोलर का मरीज कहता है जी कि मैं तो मसीहा हूँ, मैंने तो दुनिया, मैं मर जाऊँगा तो दुनिया का बहुत फ़ायदा होगा। और कई दफ़ा इतना होता है कि सिवियर डिप्रेशन में भी आपकी सारी सोचें गलत हो जाती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं। सो ये याद रखें कि हर खुदकुशी के पीछे, अगर मैं इसको कहूँ कि चलो सबके नाम भी पीछे, 99.9% के पीछे कोई ना कोई बीमार सोच, कोई ना कोई सोच की गलती, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ज़रूर होती है। सो मेंटल इलनेसेस वाले पेशेंट्स ऑलरेडी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये जो दोबारा शरिया कोर्ट का फैसला आया है ये कहाँ लेके जाएगा, ये एक बहुत जवाब तलब बात है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर उसामा, दुनिया में हर 40 सेकंड में खुदकुशी हो रही है। इतने बड़े आलमी बहरान को जब हम एक क्रिमिनल एक्ट के तौर पर देखते हैं तो क्या हम दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल ही उलट नहीं चल रहे जिन्होंने इसे जुर्म की फहरिस्त से निकाल कर एक हेल्थ इशू करार दिया? जी उज़ैर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आप बाकी ममालिक तो छोड़ें, जो बड़े एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी ममालिक हैं, ईरान को हम कहते हैं कि वो शिया एक्सट्रीम वाली साइड पे है, वहाँ खुदकुशी जुर्म नहीं है। अच्छा। खुदकुशी के बाद कोई बच भी जाता है तो उसकी रिहैबिलिटेशन पे, उसकी मेंटल वेलबींग पे काम किया जाता है। यूएई में नहीं है, ओमान में नहीं है। सुन्नी इस्लाम में सऊदी अरब अथॉरिटी है और बहुत सख्त वहाँ इस्लाम की प्रैक्टिस हमें लगता है कि फॉलो होती है, तो वहाँ पे भी खुदकुशी जुर्म नहीं है। वहाँ पे भी इसकी रिहैबिलिटेशन पे, मेंटल इलनेसेस को समझ के उन पे काम करने पे जोर दिया जाता है। हमारे यहाँ भी 2022 में ये हुआ, लेकिन अभी शरिया कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि हम तो इस्लामी ममालिक से भी, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं दोनों सेक्ट, उनसे भी हम पीछे हैं यहाँ। अच्छा डॉक्टर उसामा, शरई अदालत ने अपने फैसले में जिक्र किया है कि लोग इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स या फिर हम देखते हैं कि ब्लैकमेलिंग के ज़रिए भी ऐप्स पर जो होती हैं, लोन ऐप्स के ज़रिए उसके ज़ेरे असर आकर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो क्या दफ़ा 325 जो है जैसी रिवायती सज़ा इन नए दौर के जहनी तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है? नहीं, देखिए अब यहाँ पे ना दो बातें हैं। एक हद और ताज़ीर में फ़र्क भी समझना है ना। मज़हब में भी कुछ चीज़ों पे तो हद लगती है, ठीक है जी, वो तो बड़ी क्लियर है। फिर कुछ चीज़ों पे ताज़ीर लगती है कि वो फैसला जज के हाथ में है, उसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, उसको एक मौलाना साहब सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गुंजाइश निकल सकती है। तो यहाँ पे एक तो ज़रा ताज़ीर वाला मामला रखें। दूसरा, देखिए एक कुरान की आयत का भी मफहूम है कि ऐ ईमान वालों अपने और अपने घर वालों को आग से बचाओ, या एक इस किस्म की आयत का मफहूम है, मुझे एग्जैक्ट तर्जुमा याद नहीं। फिर एक हदीस का भी मफहूम है कि जिसमें जो इंसान है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उस पे बहुत सारी चीज़ों की उसको सज़ा नहीं मिलती। तो ये इस्लाम में भी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर देखिए एक बात ज़रा समझने की कोशिश करें। एक रिलीजियस स्कॉलर थे गुलाम अहमद परवेज़ साहब, उन्होंने बात की थी जो हमारे डरकिम्स ने भी की थी कि एक सोशल मॉडल है। आप गेमें बनाने वालों को बंद नहीं करते, आप सोशल मीडिया की रेगुलेशन नहीं करते, उनकी वजह से जो मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहा है उसको सज़ा देने पर तैयार है। सो आप ये बात याद रखें कि अगर आप फुल उसमें ब्लो में इस्लाम को भी अथॉरिटी मान के इस्लामी, फिर रियासत मदीना किधर है, सारों को उनके हकूक दें, निज़ाम अच्छा राइज हो, तो फिर ये बात आगे जाएगी ना। तो इसलिए हम मज़हब को एक तरफ से जब पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम फरामोश कर देते हैं। देखिए आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इस्लाम इस मामले में बड़ा क्लियर है कि आप दूसरों को भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप अपने आप को भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इस्लाम का यहाँ पे एसेंस ये है कि आपकी अपनी ज़ात पे भी कुछ हकूक है।
तो आपका अपना हक अदा करने का एक ये तरीका है कि आप खुदकुशी नहीं करेंगे, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव फैक्टर इस्लाम ने दिया है, लेकिन साथ ही इस्लाम मेंटल हेल्थ के मामलात को भी समझता है और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो देता है, तो उसमें फिर हमें जो है उसको उस तरह से लेके चलना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कह दूं, हम लोग ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं जी साइंस सबसे ऊपर है और ये मेंटल इलनेस है और हम इसको नहीं मानते हैं। मौलाना हजरात कहते हैं जी हम अथॉरिटी हैं क्योंकि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। नुकसान मरीज का हो रहा है, नुकसान उसका हो रहा है जो खुदकुशी कर रहा है। सो एक बाइंड हमें करना पड़ेगा। देखिए मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइंस भी एक मॉरल के तहत प्रैक्टिस होती है जी। और मैं और आप चाहें या ना चाहें, हमारी सोसाइटी फिलहाल वो मॉरल कोड रिलीजन से लेती है। तो इस पे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होती, वो मॉरल कोड रिलीजन से लेना बंद नहीं करती, वो लॉजिक का इस्तेमाल करती है या और चीज़ों का करती है, तब तक रिलीजन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिलीजन के स्कॉलर्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और एक पेज पे आके अदालत की मदद करनी पड़ेगी। अगर हम लोग आपस में डिवाइड रखेंगे तो नुकसान मरीज का होगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर उसामा, पाकिस्तान में देखें तो पहले ही जहनी बीमारी को पागलपन कहकर छुपाया जाता है। 2022 में जब कानून बदला था तो मकसद ये था कि फैमिलीज पुलिस के डर से केस छुपाने की बजाय मरीज को अस्पताल लाएं। अब जब ये दोबारा जुर्म बन गया है तो क्या आपको ये डर है कि लोग अब सुसाइड की कोशिश के केसेस को घरों में ही दबाएंगे, जिससे मरीज की जान को मजीद खतरात बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मरीज की जान को खतरात बढ़ेंगे। फिर हमें पता है कि मेंटल इलनेस फैमिली में चलती है। एक बंदे ने सुसाइड की कोशिश की है तो बाकी भी हाई रिस्क पे हैं। तो आप देखें कि किस तरफ जा रहे हैं और फिर आप आड़ किसकी ले रहे हैं, मजहब की। देखिए यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि एक फिर ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड भी होती है, उसको मजहबी रहनुमा सपोर्ट करेंगे। कि हम बात करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने जो करबला का सफर शुरू किया तो उनको पता था उनकी जान जाएगी। अभी रिसेंट पास्ट में आप देखें, खामनाई साहब को पता था कि अमेरिका उनके साथ क्या करेगा, तो ये भी तो एक तरह की खुदकुशी थी। इसको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मजहब की आड़ लेके हम लोगों को एक दूसरी तरफ नहीं लेके जा सकते। साइंस को पकड़ना पड़ेगा, मजहब के टूल को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन सजा देखें, बहुत सारे गुनाह हैं जिनकी सजा के तौर पे तौबा भी कबूल होती है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि जब अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता खोला हुआ है और बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ एक तौबा भी कबूल होती है। सो क्यों ना ऐसे पेशेंट को इलाज का मौका दिया जाए, उसकी सोच को रियलिटी में वापस लाया जाए, उसकी मदद की जाए। और सिर्फ एक स्टेप ले लें कि आप मेडिको लीगल पे जाने से पहले एक साइकाइट्रिक असेसमेंट करा लें। जब बंदा अस्पताल में आया है या डॉक्टर के पास आया है, तो अगर साइकाइट्रिस्ट आपको बता देता है कि ये जहनी बीमार है, मरीज है, बहुत स्ट्रेस का शिकार है, परेशानी का शिकार है, तो फिर उसको कानूनी मामलात में ना उलझाएं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर उसामा, हम देखते हैं मुआशरती रवैया भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। अगर कोई अपनी सैडनेस को या अपने प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर लेता है या जहनी कोई तनाव का शिकार होता है या इस तरह की कोई भी डिस्कशन अगर हम मुआशरे में देखें कोई करता भी है, तो उसको पहले ही पागल कंसीडर कर लिया जाता है, वो और मजीद उस पर दबाव बढ़ जाता है। तो मुआशरती रवैये बदलना कितना ज़रूरी है? कानूनी पेचीदगियाँ तो चलें एक तरफ हैं। देखिए मैंने हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि जब आपकी आंख कमज़ोर होती है तो उसके लिए एक स्टिग्मेटाइज लफ्ज़ नहीं आप इस्तेमाल करते। ऐनक का फ्रेम चूज़ करके बड़ी खूबसूरत सी ऐनक चेहरे पे लगा लेते हैं। शुगर की बीमारी होती है तो एक स्टिग्मेटाइज किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, फैंसी से टेस्ट कराते हैं, शुगर के डॉक्टर के पास जाते हैं, सारों को बताते हैं जी मेरी तो इंसुलिन लग गई है। तो यहाँ पे जब दिमाग जो सबसे अहम ऑर्गन है उसको आपने स्टिग्मेटाइज रखा है, चूंकि ये बीमारियाँ रवैयों की हैं। ठीक है, हम अपने रवैयों के बारे में परेशान होते हैं, लेकिन इसको भी एक बाकी जिस्म की तरह एक ऑर्गन समझना पड़ेगा कि जब आपको हाथ टांग से निकलता हुआ खून नजर आता है, आंख से निकलते हुए आंसू नजर आते हैं, तो जब रवैये खराब होते हैं वो असल में दिमाग रो रहा होता है, दिमाग का खून बह रहा होता है, उसको उतनी ही तवज्जो की जरूरत है जितनी बाजू, टांग और आंख को है। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का।